चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द न्यू वन चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरू में देखते हैं क्या है। बेसिकली मैंने कई बार बोला, जैसे सेक्शन 5 में भी मैंने बोला, क्या बोला, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। उसमें मैंने 3 पार्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस को तोड़ा था और मैंने कहा था छोड़ दो अभी इसको, दिमाग में केवल ये रखो कि आरओआर होता है, आरएनओआर होता है और एनआर होता है। आज हम उसी आरओआर, आरएनओआर और एनआर की बात करने जा रहे हैं। ये रेजिडेंशियल स्टेटसशिप पर ही हमारा टैक्स लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलवेज। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर सिटीजनशिप के बेसिस पर भी टैक्स लग जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, बहुत रेयर। लेकिन हाँ, नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के बेसिस पर ही टैक्स लगेगा। यानी आप कुछ भी कमाएंगे तो आपकी सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटसशिप देखी जाएगी, उसके बाद उस पर आपके ऊपर टैक्स लगेगा कि किस इनकम पर इंडिया में कब टैक्स लगना है, कब नहीं लगना। और हम केवल इंडियन इनकम टैक्स की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? हो सकता है कि सेम अमाउंट ऑफ इनकम पर टैक्स लगता हो आउटसाइड इंडिया, और हो सकता है सेम अमाउंट ऑफ इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता हो। लेकिन नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट ये है कि एक इनकम पर डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता इंडिया में। मैंने क्या बोला? एक ही इनकम पर इंडिया में डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता नॉर्मली 99.99%। लेकिन हैं एक दो एक्सेप्शनल केसेस जहां पर भी इंडिया में भी एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लग सकता है, देखा जाएगा। फिलहाल वो एक्सेप्शनल चीजें किनारे करते हैं। मैंने अभी बोला कि आउटसाइड इंडिया अगर आपकी इनकम है तो हो सकता है इंडिया में भी उसी इनकम पर भी टैक्स लगता हो और आउटसाइड इंडिया पर भी टैक्स लगता हो। यस, दिस इज नॉट द केस ऑफ द डबल टैक्सेशन ऑन द सेम अमाउंट इन इंडिया, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ इनकम पर, सेम अमाउंट ऑफ इनकम पर आउटसाइड इंडिया दूसरा देश टैक्स लगा रहा है और इंडिया भी लगा रहा है। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको हिंट दिया था कि DTAA होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, सेक्शन 90, 90 या 91। हाँ या ना? वो हम लोग आगे देखेंगे, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। अभी जैसे हम बताएंगे वैसे आप लोग फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? तो कुछ एक कंफ्यूजन बीच में होंगे, सर इस पर टैक्स विदेश में भी लग रहा है, इस पर टैक्स इंडिया में। अभी लगने दो, अभी लगने दो। जब आएगा 90, 90, 91 तो उस समय हम लोग उसको देखेंगे कैसे डील किया जाता है। पैक्ट है कि नहीं उस कंट्री के साथ, अगर है तो कैसे माइनस होगा, नहीं है तो कैसे माइनस होगा। यानी ट्रीटी है उस कंट्री के साथ तो माइनस होगा, नहीं है तो कैसे माइनस होगा। हाँ, नहीं होने पर भी माइनस होगा। अब बात समझ में आई? तो फिलहाल आगे चलते हैं, सेक्शन 6 की बात करते हैं, जो आपको बताता है रेजिडेंशियल स्टेटस। जरा देखें, ये इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, AOP है, BOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक, ये रेजिडेंट भी हो सकते हैं और ये सारे लोग रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम रेजिडेंट की बात करते हैं तो ये दो फिर हो जाते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसमें एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ है, डीम्ड रेजिडेंट का। ठीक, बात समझ में आएगी?
ये ध्यान देने हम लोग को। यानी कि इंडिविजुअल एचयूएफ या तो रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, और रेसिडेंट को दो पार्ट में तोड़ेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड, अच्छा जब ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तोड़ेंगे तो बाकी लोग ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं होते। यहां पर देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, रेसिडेंट को फिर से बाइफरकेट नहीं किया ना। अच्छा, यानी यहाँ पर या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉट रेसिडेंट होगा, बहुत ही आसान केस है। लेकिन जब यहाँ पर रेसिडेंट और ऑर्डिनरी केस हो जाए तो रेसिडेंट को दो पार्ट में फिर से तोड़ा गया है। द फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी, सेकंड वन इज नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा, यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए एक और नया सिस्टम आया है डीम्ड रेजिडेंट का। किसका? सेक्शन 61A देखा जाएगा अभी। चलिए स्टार्ट किया जाए। रेजिडेंशियलशिप आपकी डिपेंड करती है कि आप पिछले सालों में कहाँ थे, इंडिया में थे या इंडिया के बाहर थे। आप कमा रहे हो, वहीं से तो कमाओगे जहां आप रहते होगे। अगर इंडिया में कितने दिन थे तो आपने कितना कमाया, उस रहने के बेसिस पर आपकी उस कमाई पर टैक्स लगेगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, किसकी बात करेंगे? अब हमको लाइन से सारे लोगों के स्टेटस को जानना है, लाइन से। इसमें टाइम नहीं लगने वाला, जो टाइम लगेगा इंडिविजुअल। ये सीख लिया तो समझ लो उसके बाद सब दनदनाते हुए खत्म हो जाएगा। चलिए, अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल या तो आपका रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। इसको हम शॉर्ट में आर लिखेंगे, इसको हम NR लिखेंगे। रेजिडेंट कब होगा, इसके लिए बेसिक कंडीशंस बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? और कहा गया अगर कोई इंडिविजुअल इन दो बेसिक कंडीशंस में से किसी एक बेसिक कंडीशन को पूरा कर दे, इन दो बेसिक कंडीशंस में से किसी एक बेसिक कंडीशन को पूरा कर दे तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल किसी एक बेसिक कंडीशन को पूरा कर दे, एक, दोनों नहीं, केवल पहली बेसिक कंडीशन बताई गई है कि प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज और मोर इन इंडिया रहा हो तो रेजिडेंट हो गया। भाई आधे से अधिक का समय तो आपने यहीं पर गुजार दिया, आधे से अधिक समय तो आपने यहीं पर गुजार दिया, तो आप क्या बन जाएंगे? अगर ये कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाए तो डोंट वरी, अभी भी आपके पास एक चांस है रेजिडेंट बनने का। प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज और मोर इंडिया में रहे हो। अब ये सोचो, क्या 60 दिन और 182 दिन का कोई कंपैरिजन हो सकता है? 182 दिन रहे हो तो भी रेसिडेंट, 60 दिन रह रहे भैया, ये कोई बात थोड़ी होती है। इस 60 डेज में एक और कंडीशन अटैच कर दी गई, अकेले नहीं, यानी इटसेल्फ इन सेकंड कंडीशन देयर आर टू कंडीशंस जो दोनों पूरी करनी पड़ेंगी। तो 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में रहा हो और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, पिछले के पिछले 4 सालों में 365 डेज और मोर इंडिया में रहा हो। 365 डेज और मोर इन इंडिया रहा हो। क्लियर है? मैंने क्या बोला अभी तक, ढंग से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने कहा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट होने के लिए आपको पिछले साल देखना पड़ेगा। सर ये पिछले साल का कंसेप्ट क्या, आप ऐसे बोल क्या रहे हैं? जरा आप ढंग से सुन ले, उस चीज को भी पहले खत्म कर ले। सुनना इधर, आपने ये देखा था कि सर हम 1/4/2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक जो कुछ भी कमाएंगे
वो सब का सब प्रीवियस ईयर कहलाएगा। आया ना? और इस प्रीवियस ईयर का टैक्स हम असेस्ड करते हैं या पे करते हैं असेसमेंट ईयर में, अब तो ये मालूम है। और असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31 मार्च 25। यानी प्रीवियस ईयर इज योर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर इज योर 24-25। इसको हम कहते हैं रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये आपका कहलाएगा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, इसके जस्ट पहले के साल को हम प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। कौन सा होगा? 22-23 नहीं, और उसके पहले का 21-22, ये सब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। नाम समझ में आ रहा है? जो पिछले साल जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम रेलिवेंट बोलेंगे। अब रेलिवेंट क्यों बोलेंगे? एक बात बताओ, हम जो कुछ भी इस पर कमाएंगे, जो कुछ भी इस ड्यूरेशन में कमाएंगे, उसके लिए 1 अप्रैल 24 से असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हाँ है ना? और जब हम 1/4/2024 को बैठ करके ये सोचेंगे कि मेरी इस इनकम पर टैक्स किस बेसिस पर लगेगा, मैं आरओआर था, आरएनओआर था या एनआर था, मैं कब सोचूंगा? 1 अप्रैल 24। उसके पहले तो मैं कमा रहा था। अब मुझे असेसमेंट करना है तो 1 अप्रैल 24 would be the right time to think about that whether I was resident or non resident, whether I was ordinary resident or not ordinary resident. That is the perfect time ना। यहां बैठकर यहां के बारे में कैसे सोच सकते हो जबकि साल चल रहा था? अब बात समझ में आई? मैं उस समय कमा रहा था, साल चल रहा था, कितने दिन इंडिया में, कितने दिन आउटसाइड इंडिया में, all these things will be decided as and when the relevant previous year is over। हाँ या ना? जैसे ही रेलिवेंट प्रीवियस ईयर खत्म होगा, हमको ये सोचना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में मेरी रेसिडेंशियलशिप स्टेटस क्या थी। तो यहां पर मैं सोचूंगा असेसमेंट ईयर में कि इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में मैं कितने दिन था। तो अगर मैं इस साल 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में था, सोचना छोड़ दो, यू आर अ रेजिडेंट। नहीं था तो क्या मैं 60 दिन था? हाँ, 60 दिन था। तो क्या इसके पिछले 4 सालों में मैं 365 दिन इंडिया में था या नहीं? पिछले। अब बात समझ में आई? पिछले 4 साल में, यानी 2 कंडीशन, पिछले साल 60 दिन और उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज। अब क्लियर हुआ? तो ये है आपका हिसाब। ठीक है, मैं फिर बोलूं कि सबसे पहले इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटसशिप को देखने के लिए 2 चीजों की कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, या तो रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस हैं। वी आर नीडेड टू फुलफिल एनी वन ऑफ दीज 2 कंडीशन। अगर पहली कंडीशन पूरी हो गई, डू नॉट गो फॉर द अदर वन कंडीशन बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ रेजिडेंट। क्या करने के लिए चेक करोगे? अगर आपने फर्स्ट कंडीशन पूरी कर ली तो सेकंड कंडीशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन आपने पूरी नहीं की, then yes, still you have an option to go with the second one condition. So second one condition में itself there are 2 conditions. The first one is 60 days or more in relevant previous year plus 365 days or more in 4 preceding previous years. Hope so समझ में आया? Yes. यानी टोटल 5 साल का हिसाब लेकर के हम डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, relevant previous year
एक छूट रहा है। कितने साल हो गए प्रीसीडिंग, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ या ना? अच्छा, अब देखो ना, पहले हम लोगों ने केवल प्रीवियस ईयर को पकड़ा था इसको, कि भैया 182 डेज रहो, हो गया काम, ठीक है, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। लेकिन अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब अब हमें और पीछे जाना पड़ेगा, 60 दिन प्लस 365 दिन। हाँ या ना? अब हमें और आगे जाना है, तो जब इधर और आगे जाएंगे तो इधर भी और पीछे जाएंगे। अब समझ में आई बात? जितना आगे जाने की कोशिश करेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं, तो उतना पीछे जा करके देखना पड़ेगा कि कितना दिन इंडिया में था। यानी अब हमको दो और चीजें देखनी है, पिछले के पिछले 7 साल और पिछले के पिछले 10 साल। क्या बोला? पहले देखा 4 साल तक पहुंचे, अब 4 से बढ़ करके सीधे 1 से 7 साल तक और 1 से 10 साल तक। पहले वाले में 1 से 4, अब दूसरे वाले में नीचे जितना आओगे 1 से 7, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा हूं, और फिर 1 से 10। तो अब हमारे पास दो बचे हुए हैं, 1 से 7 और 1 से 10। ये हैं एडिशनल कंडीशंस। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर से देखो, अगर हम इंडिविजुअल हैं तो रेजिडेंट होंगे या तो नॉन रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस बताई गई, पिछले साल में 182 दिन या पिछले साल में 60 दिन प्लस पिछले के पिछले 4 सालों में 365 दिन। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो आप रेजिडेंट हो जाएंगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, सोचना मना है, सीधे आप नॉन रेजिडेंट बन गए। अब क्लियर? नॉन रेजिडेंट बन गए आप। अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई, बेसिक वे से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो आप कहां चले जाएंगे? नॉन रेजिडेंट में। ईदर और है, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी है। और लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। अच्छा, अगर रेजिडेंट हो गए तो अब हमें फिर से सोचना पड़ेगा। अगर हम नॉन रेजिडेंट हो गए तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डन, टॉपिक इज ओवर। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट हो गए तो फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। अब समझ में आई बात? ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए कहा गया कि पिछले के पिछले 7 सालों में, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आप 730 दिन या उससे अधिक इंडिया में थे या नहीं। सिंपल। पिछले के पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में आप थे या नहीं। दूसरा बोल दें, पिछले के पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में आप 2 साल या ज्यादा रेजिडेंट थे या नहीं। थोड़ी बाबा सिंपल है, बहुत सिंपल है। शुरू में थोड़ा सा दिख रहा होगा, अदरवाइज ये तो बहुत सिंपल है जहां तक अभी तक मैंने बताया है। अभी तक हम लोग जंजाल में तो फंसे ही नहीं है, ठीक है ना? ये देखो, जितना आगे बढ़ना हो उतना पीछे जाना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं एडिशनल कंडीशंस। कौन सी कंडीशन? और ये दोनों कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है ना, ना 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 ना, दोनों की दोनों कंडीशन पूरी करनी। मैंने क्या लिखा ऊपर, क्या लिखा था? एंड और तो एक ही होता है हिंदी में। इंग्लिश में एंड लिखो, हिंदी में और लिखो, बात तो एक ही है। ये और है, और ये और नहीं है। चले, सुनो इधर,
एडिशनल कंडीशंस की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, पिछले 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की बात नहीं हो रही, उसके पहले के 7 सालों में 730 डेज और मोर इन इंडिया रहा हो, और 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 2 years और मोर रेजिडेंट हो। और रेजिडेंट का मतलब होता है कि बेसिक में से 2 में से एक कंडीशन पूरी किया। चलें, बहुत आसान होता है, कोई टेंशन नहीं, नोट कर लो इसको। अगर दोनों कंडीशंस पूरी ना हो तो RNOR बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे ROR, इसको हम बोलेंगे RNOR। ये हमारा एक बेसिक पूरा तैयार हो गया रेजिडेंशियल स्टेटसशिप ऑफ इंडिविजुअल। चले एक बार और अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की और इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो हमको इसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। या तो ये रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशंस दी गई हैं, पहली या दूसरी, 2 में से एक कंडीशन पूरी करनी है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो। दूसरा, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो, प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो। अगर इन दोनों कंडीशन को पूरा नहीं करता तो वो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट हो गया तो फिर से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन दी हैं, जिसको हम कहते हैं एडिशनल कंडीशंस। बोलो, एडिशनल कंडीशंस दोनों की दोनों पूरी करनी पड़ती हैं। पहला, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज या उससे अधिक इंडिया में रहा हो, प्लस 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 2 years उसकी या उससे अधिक रेजिडेंट स्टेटस हो। उफ, आराम से हो गया। चलिए, सैम came to India first time, तो ये याद रखना क्या लिखा है। 23-24 में इंडिया में आया और उस साल वो केवल 50 दिन इंडिया में रुका था। अरे 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 सैम, तू केवल 50 दिन रुका था तो इसमें तो आ नहीं पाया, इसमें भी नहीं आ पाया, नहीं आ पाया ना, तो कहाँ चला जाएगा। That's it। क्या लिखोगे आंसर ये पहले का, ये नॉन रेजिडेंट। दूसरा देखते हैं, 183 डेज इंडिया में रहा, तो सोचना मना है। 183 तो इसमें आ गया, सीधे सीधे फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी कर दी। फिर इसके बाद देखते हैं क्या इधर पूरी करेगा। पिछले सालों में तो वो था ही नहीं इंडिया में, क्योंकि पहली बार इंडिया आया था। तो हाँ, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी, तो RNOR। अब समझ में आई बात। इसको हम कहेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। चलो, 153 दिन इंडिया में था तो पहली कंडीशन नहीं पूरी किया, दूसरे में भी 60 पूरी कर दिया, लेकिन उसके पिछले सालों में था ही नहीं, दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही।
अब समझ में आई बात? कितने तेज हो गए तुम लोग, नहीं? देखो, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है केवल, और नॉन रेसिडेंट हो गया। एंडी, अ ब्रिटिश नेशनल, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1920। अच्छा जी, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 1920 2021। तो अगर वो प्रीवियस ईयर 1920 2021 21 22 22 23 और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? अच्छा, इसके बारे में क्या बोलता है कि सुन लो, 19-20 में वो 55 दिन था, 60 दिन था, 80 दिन था। 55 दिन था, 60 दिन था, 80 दिन था, बोलो। और 160 दिन था, 70 दिन था। चले, बताओ, इसकी रेजिडेंशियल ब्रिटिश नेशनल है, ये इंडिया का नहीं है सिटीजन, तो ये क्या बन गया? नेशनलशिप पर जाता है क्या, सिटीजनशिप पर जाता है क्या? ये हम जान रहे थे कोई ना कोई मुंह खोल ही दे, सब पढ़ाना बेकार है। उससे क्या लेना देना भाई, इंडियन हो ब्रिटिश हो, यहाँ इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या वो 182 दिन था? नहीं, तो पहली बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई। अभी भी मेरे पास एक चांस है, इसका मतलब क्या पिछले साल 60 दिन था? हाँ, प्लस पिछले 4 सालों में क्या वो 365 दिन था? जरा गन के बताओ कितना आया? 355, मुगली घुट्टी 555 555, नहीं हुआ ना। तो ना तो बेसिक कंडीशन फर्स्ट पूरी हुई, ना तो बेसिक कंडीशन सेकंड पूरी हुई, तो क्या बन गया ये? नॉन रेसिडेंट। 355, समझ में आया? बहुत टफ है ना, है? चले आगे। मिस पाल एन इंडियन सिटीजन, इंडियन है तो ये क्या बन जाएगी? पता नहीं, देखा जाएगा है कि नहीं। लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन, हमें लगा अंग्रेजों के साथ चली गई, फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 23। 1 अप्रैल, इसने इंडिया 1 अप्रैल को छोड़ा है। इसने 1 अप्रैल को इंडिया मूर्ख दिवस के दिन इंडिया छोड़ दिया। सुनो पहले, 1 अप्रैल को इंडिया छोड़ा है। अब 1 तारीख को काउंट करोगे या नहीं करोगे? अब मान लो 1 अप्रैल 23 को उसने इंडिया को लेफ्ट किया है, तो प्रीवियस ईयर 23 24 में मान लो कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में, इसके आगे बोलने दो ना। इंडिया कब छोड़ा है उसने? 1/4/23 को। तो किस साल में कवर होता है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 23-24। इंडिया में वो कितने दिन थी? एक दिन या एक दिन भी नहीं? वो एक भी दिन इंडिया में थी, थी 1 अप्रैल को थी, एक दिन काउंट होगा। अगर आप विदेश से इंडिया में आते हैं 10 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल तक का काउंट होगा या 10 अप्रैल तक का? सुबह आए थे या रात में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तारीख को आप आए हैं वो पूरी तारीख आपके नाम से वो इंडिया में मानी जाएगी। बात समझ में आई? जिस डेट में आप इंडिया में आए वो पूरा का पूरा डेट आपका इंडिया का ही माना जाएगा। जिस डेट को आप इंडिया छोड़े हैं वो पूरा का पूरा डेट आपका इंडिया में ही माना जाएगा। अरे बोलो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। 10 अप्रैल को अगर कोई इंडिया में आ रहा है तो 9 तक मत गिनना, 10 तक गिनना। 1 अप्रैल को कोई इंडिया छोड़ रहा है तो 1 अप्रैल काउंट करना इंडिया में। अब तो क्लियर हुआ? तो इसने फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ा है कब? 1 अप्रैल 23-24 प्रीवियस ईयर में 1 अप्रैल को। कहता है टोक्यो में जॉब करने के लिए, छोड़ देते हैं क्योंकि अभी
कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने आगे बढ़ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। वापस आते हैं, ये जो केस है ना 60 डेज, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्या है, अपवाद है। वो कहता है सीधे सीधे, अब ये समझ लो कि जो अब हम केस आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ना, उसमें केवल फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी, सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी नहीं। For the purpose of being a resident in India, only the first condition shall apply in the following situation. हमको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। अरे बोलो, उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस, अपवाद। पहला, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया परमानेंटली छोड़ रहा है जॉब करने या बिजनेस करने के लिए आउटसाइड इंडिया जाने के लिए, तो वहां सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां लिख दिया गया है, लॉ पढ़ोगे बेयर एक्ट तो बीपी नीचे ऊपर हो जाएगा, तो हम वहां पर नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है ना, मेरा नहीं तुम लोग, ठीक है ना। तो 60 डेज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वर्ड्स 182 डेज, इस तरह से लिखा हुआ है। तो 60 दिन की जगह हम लोग 182 डेज लिख देंगे। तो 182 डेज लिख दोगे तो भैया फिर 182 दिन प्लस 365, भैया नहीं, हम केवल इसी में ही जाएंगे, नहीं समझे, बात ही खत्म हो गई। तब सेकंड कंडीशन को पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, केवल फर्स्ट कंडीशन आपको पूरी करनी। अगर कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया, तो वहां पर 60 डेज की जगह हम 182 डेज लिख देंगे। यहाँ पर मैंने उतना डिटेल में नहीं लिखा है, वो सब हटा दिया, पहले हमने यहाँ पर बेयर एक्ट ही लिखा था पूरा, वो सब हटा दिया ताकि वो कंफ्यूजन ही ना रहे। बोलो, तो कहा गया एन इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, देन ओनली द फर्स्ट कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड, सेकंड कंडीशन इज इररेलेवेंट। किस केस में, जब कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ता है आउटसाइड इंडिया जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए। अब वो कब वापस आएगा कोई नहीं जानता। अरे बोलो, सेकंड कहता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ता है इंडियन शिप का क्रू मेंबर बनने के लिए, ध्यान देना, इंडियन शिप, इंडियन सिटीजन, पहला था इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ता है परमानेंटली जॉब करने के लिए आउटसाइड इंडिया, वो कब वापस आएगा, नोबडी नोज, देन इन दैट केस ओनली फर्स्ट कंडीशन इज रेलेवेंट। सेकंड कंडीशन में, इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया for the purpose of becoming a crew member of an Indian ship, then again only the first condition is relevant. बोलो, नहीं समझ में आया? अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बनने जा रहा है, अब इंडियन शिप का क्रू मेंबर बनने का मतलब होता है जब आप समुद्र में किसी जहाज के मेंबर बन जाते हो, तो अब 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 9 महीना आपको जहाज पे ही बैठना है, पानी पानी, चारों तरफ पानी ही। हिचकोले खाते हुए रहेंगे, जब जमीन पर उतरते हैं तो भी लगता है जमीन हिल रही है इधर उधर। देखा है, सुना है, नहीं सुना है? अच्छा, ट्रेन में ऐसा होता है। हम ट्रेन में थे तो सुनो, सोए, जो साइड वाले होते हैं ना, वो मिला था साइड वाला, और पर्दा लगा हुआ था, कर्टन्स वगैरह लगाकर सो गए। अब सपना देख रहे थे ट्रेन में। सपना देखे कि हम पहाड़ कूद रहे हैं। 1 मिनट के अंदर देख रहे हैं हम जमीन पर पड़े हुए थे, मतलब ट्रेन की। इधर देखे उधर देखे, पर्दा हटा, वापस घुस। नीचे गिर गए। सपने में पहाड़ कूदने के चक्कर में ट्रेन से ही छलांग मार। साइड वाला मैंने बोला, इंसान। इससे लगा हम स्टोरी बता रहे हैं इसको फालतू की बना करके। हम भी 1 सेकंड के लिए हाँ लगा, तो वहां नहीं लगा होता है। चले,
अब तुमको अगर मैं कुछ और स्टोरी बताऊं तो तुम कहोगे और गलत है इसके आगे, तो ये सही थी। मेरी ड्राइवर ने भी एक बार हेल्प की थी ट्रेन के दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए, मजाक मत समझना। वो अपनी स्पीड से चल रहा था लेकिन उसने मेरा सपोर्ट किया था। कभी बताएंगे, मजा आएगा। एक से एक केस होते हैं दुनिया में। हम बैठे थे, ट्रेन दिल्ली से आना था, तो सप्त क्रांति या कुछ ऐसे ही थी, तो अपने सीट पर जाकर बैठ गए, सामान वामान रख दिए। थोड़ी देर बाद एक बंदा आ रहा है, देखा बैठे हुए, कुछ नहीं बोला। हम कहे ट्रेन तो बड़ी समय से आ गई, पहले से ही कहती है। ट्रेन 1 घंटे बाद जब चलने लगी, 1 घंटे बाद तो बंदा आया, कह रहा है भाई साहब ये मेरी सीट, 1 घंटे से देख रहा था। छोटा कुछ बोला नहीं, जब चलने लगी टुक 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 तो कह रहा है ये मेरी सीट है। मैंने कहा तुम्हारी सीट है, ये तो मेरी सीट है। कह रहा है दिखाइए टिकट, अब ट्रेन चल रही है धीरे धीरे। मैंने टिकट दिखाई, वो भी देखा, दोनों में सेम सीट नंबर। अब हम दोनों का दिमाग खराब। दूसरा बंदा आया, ट्रेन चली जा रही है धीरे धीरे, स्पीड पकड़ रही है। दूसरा बंदा आया, कह रहा है सर जी आपका सीट थोड़ी है, आपकी कोई दूसरी ट्रेन है। मैंने कहा यही तो ट्रेन है सप्त क्रांति, उसका भी नाम ऐसे ही था। कह रहा नहीं ये वो नहीं है, आप गलत ट्रेन में 1 घंटे से। तुरंत सामान पकड़े, अभी स्पीड पकड़ रही थी, उतर गए। टीटी को बोला तो कहा आपकी ट्रेन देखिए पीछे खड़ी है, बस जा ही रही है। वो भी चलनी शुरू हो गई थी, वो देर से आई थी, अब वही के टाइम से कैसे आ गई। अब वो ट्रेन बगल वाली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर थी, वो भी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। अब हम सामान लेकर दौड़े, भाई जाए ट्रेन तो पकड़े अपना डब्बा। आखिर नहीं पकड़ पाए, दौड़ते दौड़ते आगे तक पहुंच गए, नहीं पकड़ पाए, छूट गई। तो दूसरी ट्रेन का ड्राइवर देख रहा था, अरे क्या हो गया। मैंने कहा ये ट्रेन तो मेरी छूट गई, हम 1 घंटे तक उस ट्रेन में थे, ये है वो है, आप भी थी सुना है। वो कह रहा है बैठ जाइए पीछे, वो अपने ही साथ, मतलब पीछे एक होता है ना उनका, हाँ आगे इंजन के पीछे बैठने की जगह होती है, तो कह रहा है बैठ जाइए, बरेली तक पहुंचा देंगे हम आपको, ये भी बरेली जा रही है, वहां से हम लोग अलग हो जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप वहां पकड़ लीजिएगा इसको। मैंने कहा ठीक है, बरेली तक तो पहुंचे, बैठ गए। बरेली में जैसे ही ये पहुंचा, वो भी धीरे धीरे वहां तक पहुंची थी, गाड़ी चलने वाली थी, और करके पकड़े। मैंने कहा पहले बैठो। एक बंदा पहले से ही मेरी सीट पर बैठा हुआ था, खाली तो रहेगी नहीं। तो क्या, मैंने कहा कि वही मेरी सीट है। सांस में सांस आई कि चलो हम अपनी ट्रेन में तो आ गए, वहां से लेकर वहां तक। तो कह रहा है कि टीटी ने हमको ये सीट दे दी। अब आगे की कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन वो सीट हमें मिल गई। कहने मतलब वो 6-7 घंटे कैसे बीते होंगे, एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन, दूसरे से तीसरे। अच्छा कहाँ थे, वापस आओ इस ट्रेन छोड़ करके। अच्छा शिप पे टहल रहे थे हम लोग। इंडियन शिप पे पहला मैंने देखो एक्सेप्शन है, 182 डेज की कंडीशन केवल रेलिवेंट होगी। पहला था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ता है परमानेंटली आउटसाइड इंडिया जॉब करने के लिए, तो 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई होगी। दूसरा मैंने बताया, अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन जाता है, तो उस केस में भी केवल 182 डेज वाली ही कंडीशन लगेगी। फॉरेन शिप के क्रू मेंबर की बात नहीं हो रही, इंडियन शिप की बात है। दोनों कंडीशन तैयार हो गई। अब आते हैं आपके दिमाग को थोड़ा दही करने वाली कंडीशन पर, जिसका हमें था इंतजार। लो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई। अब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं ना। मैं ये नहीं कहता टफ है, दिमाग में रखना इसको टफ सिचुएशन है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी, मैंने 2 वर्ड बोले, इंडियन सिटीजन
या इंडियन ओरिजिन का आदमी आउटसाइड इंडिया से इंडिया में घूमने के लिए आया। अभी पूरी नहीं हुई बात। अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी आउटसाइड इंडिया से इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, तो ये 60 दिन 182 दिन में बदल जाएंगे। वही 182 दिन वाली कंडीशन रेलिवेंट हो जाएगी, वही वाली जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे। लेकिन इसमें अब ऐसा इतना ही नहीं है, इसमें काफी कुछ प्लस और माइनस हो चुका है, जो अब हमें समझना है। ये दो केस आ जाएंगे। अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी इंडिया में विजिट करने आता है, तो उस केस में पहले ये देखो, और उसकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, उस इनकम को छोड़कर जो फॉरेन सोर्सेज से, यानी इंडियन रिसोर्सेज की इनकम 15 लाख से कम है। फिर बोलूं, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी आउटसाइड इंडिया से इंडिया में विजिट करने आता है और उसकी इंडियन सोर्सेज की इनकम 15 लाख से कम है। जो फॉरेन सोर्सेज से कमाया उसको छोड़ दो ना, वो तो घूमने आया है, लेकिन यहाँ की इनकम कितनी है? 15 लाख से कम है इंडियन सोर्सेज की। तो वो केवल सेकंड कंडीशन को ही पूरा, फर्स्ट कंडीशन को ही पूरा करेगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे पहले के केसेस में वैसे ही इसमें भी। प्रॉब्लम तो तब आती है जब उसकी इनकम 15 लाख से, आप समझ में आई बात, तब वो टेंशन बढ़ जाती है। अगर इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है, तो जो कंडीशन चेंज होगी वो अब समझ में आई। अगर 15 लाख से अधिक है तो चलिए फिर बोले, his total income other than the income from foreign sources exceeds 15 lakhs during the previous year। बोलो, तो उस केस में सेकंड कंडीशन मॉडिफाइड हुई है। दो बेसिक कंडीशन थी, पहला 182 डेज, सेकंड कंडीशन 60 डेज प्लस 365 डेज। तो ये कह रहा है ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज और मोर during the previous year and 365 days or more for preceding previous years। बोलो, अगर 182 दिन से अधिक हो तो केवल पहली कंडीशन में ही चला जाएगा, तब दूसरी कंडीशन को फुलफिल करने की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझ में आई। लेकिन इस तरह के आदमी को हम लोगों ने हमेशा RNOR ही मानना है। इतना बड़ा पेज है। मैं फिर बोलता हूँ, बिल्कुल दिमाग को खाली कर दो। मैंने कहा एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया छोड़ रहा है, आउटसाइड इंडिया जॉब के लिए जा रहा है, तो 182 डेज वाली ही कंडीशन उसको पूरी करनी है। सेकंड कंडीशन इररिलेवेंट है। अगर कोई इंडियन सिटीजन का बनता है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन जाता है, तो केवल फर्स्ट कंडीशन ही रेलिवेंट होगी, बहुत ईजी है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। तीसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी आउटसाइड इंडिया से इंडिया में घूमने के लिए आता है और उसकी इंडियन रिसोर्सेज की इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, उसकी इनकम 15 लाख से कम है या 15 लाख से अधिक है। अगर 15 लाख तक है, 15 लाख से कम है, देखो लिखा है ना, डज नॉट एक्सीड, 15 लाख तक है, तो उस केस में केवल फर्स्ट कंडीशन रेलिवेंट होगी, सोचने की जरूरत नहीं। जो अभी तक ऊपर पढ़ रहे थे दो, ये तीसरी भी वहीं अटैच हो गई। लेकिन अगर 15 लाख से अधिक है तो सेकंड कंडीशन 60 डेज की जगह 120 डेज हो जाएगी। बस
60 डेज की जगह सेकंड कंडीशन को चेंज करके 60 डेज की जगह 120 डेज रख देंगे और सब सेम रहेगा। लेकिन जब ये 15 लाख से अधिक है तो उस केस में ये हमेशा RNOR रहेगा। यानी तब हमें फर्दर क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं, पिछले 7 साल में क्या, इस साल में क्या, ना, वो सीधे सीधे RNOR ही सेट होगा। मेरी बात समझ में आई? इतने में ही खत्म हो जाता तो भी ठीक था। एक नया सेक्शन लॉन्च किया गया 61A, मैंने कहा ना डीम्ड रेजिडेंट का, और ये आपको कंफ्यूज करने वाला है इस लिहाज से क्योंकि कहता है अगर कोई इंडियन सिटीजन है और उसकी इनकम फॉरेन सोर्सेस से 15 लाख से अधिक है तो उसको कोई भी कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कंडीशन। वो एक दिन भी इंडिया में ना रहा हो, कितने दिन इंडिया में ना रहा हो, तो भी हम उसको RNOR मानेंगे। सोचो कोई आदमी इंडिया में एक दिन भी ना रहा हो, उसको सजा किस चीज की मिल रही है? बात समझ में आई? सुनना, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो पिछले साल एक दिन भी इंडिया में नहीं आया, एक भी दिन इंडिया में नहीं आया, और उसकी इनकम इंडियन रिसोर्सेज से 15 लाख से अधिक है, अदर देन द फॉरेन सोर्सेज, हाँ या ना, और उसने कोई कंडीशन बेसिक पूरी नहीं की। लेकिन यहां तक नहीं खत्म है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन है जो बताती है क्यों, आखिर क्यों टैक्स लगा रहे हो, ऐसे कैसे किसी को सजा दे सकते हो, मतलब RNOR क्यों मान रहे हो, NR ना मानकर क्या मान रहे हो, RNOR मान रहे हो। NR मानते तो काफी इनकम इंडिया वाली खत्म हो जाती, टैक्स नहीं लगता, लेकिन RNOR मान रहे हो, रीजन क्या है? तो कहता है क्योंकि जिस देश में वो है उस देश में उसके ऊपर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगता। हाँ, दूसरे देश में उसके ऊपर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लग रहा। तो ये इंडिया की इनकम पर इंडिया में तो दे दो, उस देश में तो तुम इंडियन इनकम पर टैक्स दे नहीं रहे हो, जैसे इंडिया में तुम्हारी फॉरेन इनकम पर भी टैक्स लग रहा है, तो अगर तुम फॉरेन में हो तो इंडियन इनकम पर वहां टैक्स लगना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, होना ही चाहिए। जिस देश के तुम रेजिडेंशियलशिप स्टेटस लिए हो, जैसे इंडिया में अगर कोई फॉरेनर आकर कमाता है तो इंडिया में उसके ऊपर टैक्स लग रहा है ना, उसी तरह इंडियन अगर किसी दूसरे देश में जाकर कमाएगा तो उस देश में टैक्स लग रहा होगा, ये मान ले, पक्की बात है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स लगता ही नहीं, जैसे अगर कोई दुबई, कुवैत या केमैन या आयरलैंड में काम करता है तो वहां पर टैक्स लगता ही नहीं है। तो अब इंडियन रिसोर्सेज की इनकम पर वहां पर भी टैक्स ना लगे, यहां पर भी टैक्स ना लगे, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हम तो ले लेंगे। अब समझ में आया, रीजन समझ में आया? कंफ्यूज मत हो जाना इस कंडीशन को, ये वाली 15 लाख से अधिक वाली और ये वाली 15 लाख से अधिक वाली, दोनों में कंफ्यूज ना होना। चलिए एक बार फिर से बोलें। थर्ड कंडीशन हम फिर से बोल रहे हैं, पहले तो इसको क्लियर कर दें। अच्छा, 2 चीजें और क्लियर कर लो पहले। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहेंगे? कोई भी ऐसा पर्सन जो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। 1947 के पार्टीशन के समय इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अनडिवाइडेड इंडिया में कोई पैदा हुआ होगा तो वो इंडियन ओरिजिन का कहलाता, भारतीय मूल, अखंड, भारतीय मूल, ठीक है ना? तो इंडियन ओरिजिन का अगर कोई बंदा है और इंडियन सिटीजन है जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आया घूमने के लिए और उसकी इनकम इंडियन रिसोर्सेज की 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी। 15 लाख से अधिक है तो 60 दिन को हटाकर 120 लिख देंगे। अब समझ में आई बात? खत्म हो गया, वो RNOR ही माना जाएगा, लेकिन केवल RNOR ही माना जाएगा।
दूसरा मैंने कहा अगर कोई इंडियन सिटीजन, यहां पर इंडियन ओरिजिन की बात नहीं है डीम्ड रेसिडेंट में, केवल इंडियन सिटीजन की बात हो रही है। इंडियन ओरिजिन केवल वहीं पर था ऊपर वाले में, ये डीम्ड रेसिडेंट में केवल कहा गया इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में आता है, आता ही नहीं है, एक दिन भी इंडिया में नहीं आता है, तो भी वो RNOR माना जाएगा अगर उसकी फॉरेन सोर्सेज की इनकम 15 लाख से अधिक है, इंडियन सोर्सेज की इनकम 15 लाख से अधिक है। हाँ या ना? बशर्ते जिस देश में वो रहता है उस देश में डोमिसाइल और रेसिडेंस के बेसिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा RNOR मानते हुए। अब क्लियर हुआ? अब ये मैंने कहा इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, बार बार बोला ना मैंने, देखो ना, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, ऊपर वाले में भी मैंने बोला अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, बोला ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी ऐसी इनकम जो एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई हो, उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। लेकिन अगर इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई हो तो वो इंडियन मानी जाएगी, बात ही खत्म हो गई ना, वो तो बताया ही था। और इसके लिए सेक्शन 9 पूरा पढ़ना बाकी है अभी, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इंडियन ओरिजिन किसको कहेंगे? अ पर्सन इन डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही और हिज पेरेंट्स और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, हेयर ग्रैंड पेरेंट में भी पैटर्नल और मैटरनल, यानी पापा की ओर से या मामा की ओर से, दोनों तरफ से कोई भी। दैट्स इट। अब एक बार शुरू से देखते हुए चले जाएं, खत्म है इंडिविजुअल का हिसाब किताब। अब केवल क्वेश्चन बैंक करने हैं। मैंने कहा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटसशिप अगर देखना हो तो दो चीजें देखते हैं, या तो ये रेजिडेंट होगा या ये नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के लिए कहा गया बेसिक कंडीशन पहली या फिर दूसरी, प्रीवियस ईयर में 182 डेज, प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस अब क्लियर है? अगर दोनों कंडीशन पूरी ना हो तो अब इसके बाद फिर से देखते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एडिशनल कंडीशंस हैं, पहली एंड दूसरी। 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है ना? अगर दोनों कंडीशन पूरी ना हो तो ये पूरा हो गया। इसके बाद मैंने कुछ एक्सेप्शंस बताए थे। पहला कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ता है आउटसाइड इंडिया जॉब करने के लिए परमानेंटली, तो 182 डेज। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन जाता है, तो वहां पर भी 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी, सेकंड ईयर रेलिवेंट है। तीसरा मैंने बताया इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आदमी आउटसाइड इंडिया से इंडिया आता है और उसकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से कम है, तो उसके लिए 182 डेज लगेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज रेलिवेंट, सेकंड इज इररेलेवेंट। लेकिन अगर 15 लाख से अधिक है तो RNOR माना जाएगा, लेकिन जो कंडीशंस पूरी करनी है वहां 60 दिन को काट कर 182 डेज कर। मैंने क्या बोला? मैंने अभी क्या बोला? सॉरी 120, दिमाग में 120 था, मुंह से निकल गया होगा। 120 डेज, ठीक है ना? हो गया पूरा। लेकिन फिर मैंने कहा डीम्ड रेजिडेंट का एक कंसेप्ट आया है 61A, वो ये कहता है अगर कोई इंडियन सिटीजन, इसमें इंडियन ओरिजिन नहीं है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में एक भी दिन ना आए और उसकी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज छोड़ दो,
तो उसकी इनकम 15 लाख से अधिक है तो उसको RNOR ही माना जाएगा, बशर्ते जिस कंट्री में उस कंट्री में डोमिसाइल या किसी रेजिडेंशियल बेसिस पर टैक्स उसके ऊपर ना लगता। बस तब नहीं लगेगी कंडीशन ना, जब लग रहा होगा तब ये कंडीशन लगेगी ही नहीं। मैंने कहा सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, बात ही खत्म हो गई। नहीं समझ में आई बात? एक चीज दिमाग में थी, स्किप कर गई ना। अच्छा हाँ, याद आ गया। ये क्योंकि बार बार क्वेश्चन में आएगा ना, इसको हम लोग जो एडिशनल कंडीशंस होती है ना, ये सेक्शन 6(6) में दी रहती हैं। तो कई बार ये बात आती है कि सेक्शन 6(6) की कंडीशन, सेक्शन 6(6) की कंडीशंस क्वेश्चन में दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। इट मींस द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एडिशनल कंडीशंस, बार बार आएगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर सेक्शन वाइज दिया था, वो सब मैंने काट पीट कर बराबर कर दिया कल। ये 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था, 4 5 6 दिया था, हटा दिया सब। देखो अभी भी दिया है, ऐसा नहीं है नहीं दिया है, और मैंने लिखा है एज पर बेयर एक्ट, ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक। तो सेक्शन 6(6) याद रखना, ये एडिशनल कंडीशंस के बारे में बोलता है। बोलो। इसको हम लोग कहते हैं सेक्शन में 6(1)(a), इसको हम कहते हैं 6(1)(c), बी है ही नहीं, गायब हो चुका है, और इसको हम कहते हैं 6(6), और जो डीम्ड रेजिडेंट बताया आउटसाइड इंडिया से, इंडिया से 1 रुपए की भी इनकम ना, उसको कहते हैं 6(1)(a). लेकिन फिलहाल इतना जानने की जरूरत नहीं, तुम लोग को केवल इतना जानने की जरूरत है, ये 6(6) रहता है। सेक्शन बात नहीं। अगर बेसिक सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो 6(1)(a) को अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। सब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। एडिशनल कंडीशंस बताई दी हैं, देखो बता दिया, कुछ भी नहीं बचा। कहो तो अब इस क्वेश्चन को करें। मिस पाल, an Indian citizen, left India for first time 1 अप्रैल 23, यहीं पर छोड़े थे हम लोग। 1 अप्रैल 23 को उसने इंडिया छोड़ दिया, एंड शी केम बैक 11 जनवरी 24। बैक आ रही है कब? ओनली फॉर 170 डेज। तो बताओ प्रीवियस ईयर 23-24 में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? देखो इधर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। वो नहीं चाहता कि तुम ये चैप्टर ढंग से पढ़ो। जनवरी, फरवरी, मार्च। सिनेमा हॉल में भी देखते हो ना, कई लोग नहीं चाहते पिक्चर देखें, कभी उठ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी टहलते हैं, कभी टहलाते हैं। पिक्चर हॉल में भी गुस्सा लगता है ना ऐसे लोगों पर, और मूवी देखने आते हैं कि बकबक करने आते हैं। देखो इधर, यहाँ कितने दिन थी वो इंडिया में? केवल 1 दिन, अप्रैल में। कितने दिन? एक एक दिन का देखो कितना महत्व होता है, जरा देखो इस क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे एग्जाम में एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पर एक एक दिन का है। 11 जनवरी 2024 को इंडिया में आई, 11 जनवरी, तो पूरा इंडिया में माना जाएगा 11। 10 दिन हटा दो तो 21 दिन, 31 का दिन होता है, 10 दिन हटा दिया। और 170 दिन के लिए आई है तो फरवरी में पूरा रही होगी।
लीप ईयर है ना, एक एक दिन का इंपॉर्टेंस है। मार्च में 31 दिन। बताओ 170 दिन तो पूरे हुए नहीं, और भी रही होगी आगे, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना, वो तो अगले साल चला गया। बताओ ये कितने दिन हो गए, 81 या 82? इसका 81 कैसे आया भाई, ये 28 दिन फरवरी में 2024 डिवाइडेड बाई 4 करो, लीप ईयर है ना ये तो है, ये तो लीप ईयर है ना, ये भी नहीं मालूम है। चलो इसने गलत किया है, ठीक, ये क्वेश्चन ठीक है, हमारा 82 डेज आएगा, ठीक, ये 29 डेज हो गया, ये 82 डेज हो गया। समझ में आई बात? तो अब ये विदेशी है, इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ रही है फर्स्ट टाइम जॉब के लिए आउटसाइड इंडिया, तो कितने कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, 182 डेज वाली, पक्की बात है ना। Since she left India for the employment, then she has to stay in India for at least 182 days. However, she is in India for 81 days, thus she is a non-resident. बात खत्म हो गई। अब क्लियर है? देखो इंडिया में अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में अगर कोई आता है 5 दिन रहा चला गया, 10 दिन रहा चला गया, 15 दिन रहा चला गया, तो सबको जोड़ेंगे या एक साथ रहना जरूरी है? सबको जोड़ना पड़ेगा। 15 दिन आए चले गया, फिर आए 1 महीने के लिए, तो सब जोड़ करके तुम्हारा कैलकुलेशन होगा, एक एक दिन का कैलकुलेशन होता है। नहीं साफ कर लो ना, बात साफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, Mr. X aged 19 years left India for the first time. Determine his residential status. He left India for employment purposes. अगर employment purpose के लिए इंडिया छोड़ रहा है तो 182 डेज की कंडीशन पूरी होगी। 31 मई को छोड़ रहा है तो केवल 61 दिन ही तो इंडिया में था, तो 182 डेज रहना जरूरी था, तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ही लेफ्ट इंडिया फॉर टूर, अगर वर्ल्ड टूर पर जा रहा है तो भैया बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक पूरी करनी है। 182 डेज वाली नहीं हो पाई तो दूसरी कंडीशन देखो 60 दिन वाली हो पाई। इसका मतलब, और ये इंडियन था तो इसके पहले वो इंडिया में रहता होगा, तो दूसरी कंडीशन पूरी हो जाएगी, इसका मतलब वो रेसिडेंट हो गया। बोलो चलिए, तो ये क्वेश्चंस हैं, देख लेना, क्वेश्चंस इतने ही प्रैक्टिस करना जितने हम करवाए हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग का बड़ी तेजी से चलेगा। जितना अगर आज समझाया है अगर वो दिमाग में रहेगा तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। टाटा बोले, थैंक यू भाई।